Hello everyone, this is Divya Mishra. Welcome to our channel Yes You Can Divya Mishra. So in this video we are going to talk about management of natural resources. It is just not merely a chapter of your syllabus. आपको इस चैप्टर को इतना ज़्यादा अपने अंदर इम्बाइब करना है, इन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब करना है अपनी लाइफ में कि आप अपने डेली रूटीन में और डेली लाइफ में भी कुछ चेंज ला सको। अगर आप इस चैप्टर को सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे कि ये चैप्टर है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होगा तो दैट इज़ नॉट इनफ। आप जब तक इसमें से चीज़ों को एब्जॉर्ब करके अपनी डेली लाइफ में अप्लाई नहीं करते हो, उन सब चीज़ों को इनकलकेट नहीं करते हो, तब तक इस चैप्टर को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहा होगा कि अरे यार छोड़िए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इसका कोई वेटेज भी नहीं है। ठीक है वो बात आपकी, बट इसका रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इस चैप्टर को हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि आप अपनी डेली लाइफ में कुछ इस चैप्टर को पढ़ने के बाद चेंजेस लेके आओगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास हैं, हमें उन्हें मैनेज करना है। ठीक है, अब मैनेज क्यों करना है, कैसे करना है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं अपनी डेली लाइफ में ताकि हम इन रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकें, प्रिजर्व कर सकें, ये सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिसोर्स क्या होता है। और इस चैप्टर को पढ़ने का 10th क्लास में स्पेसिफिकली आपको अगर ये चैप्टर दिया हुआ है तो इसका रीज़न यही है कि आप अभी से अवेयर हो जाएं, अपने सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है चीज़ों को समझें और उसके अकॉर्डिंगली अपने अंदर चेंजेस लेके आएँ। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले रिसोर्स क्या होता है। अ रिसोर्स इज एनी मीन्स ऑफ सप्लाइंग द मटेरियल विच कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मोर वैल्यूएबल एंड यूजफुल थिंग्स। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके काम आ सकती है, जैसे कि ये पेन, जैसे कि ये डस्टर, जैसे कि ये बोर्ड, ये सब चीज़ जो मेरे काम आ सकता है, जैसे ये कैमरा, ये सब कुछ जो मेरे काम आ सकता है, ये मेरे लिए एक रिसोर्स का काम करता है। जैसे आपके लिए आपका फ़ोन, क्योंकि आपके फ़ोन, आपकी बुक्स, आपका कुछ भी, जिस चीज़ को आप यूज़ करके अपनी डेली लाइफ में कुछ भी करते हो या जिस चीज़ के ऊपर आप डिपेंडेंट हो, वो आपके लिए एक रिसोर्स का काम करती है। तो अब हम समझते हैं नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं। तो यही स्टेटमेंट को अगर इसमें हम समझें कि ये जो सप्लाइंग द थिंग्स, सप्लाइंग द मटेरियल बोल रहा है, ये मटेरियल क्या होता है। ये मटेरियल अगर नेचुरली आपके पास आ रहा है, जैसे ये मार्कर, ये नेचुरली अर्थ पे प्रेजेंट नहीं था, ये हमने क्या किया है, ये हमने प्रोसेस के थ्रू बनाया है, ये मैन मेड है। ठीक है, बट ऐसी थिंग्स जो नेचुरली हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, जिनको हम ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, हम उन चीज़ को बोलते हैं क्या, नेचुरल रिसोर्स। जैसे लैंड एंड सॉइल। लैंड एंड सॉइल क्या है, हमारे लिए रेगुलर लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमें शेल्टर प्रोवाइड करता है। सॉइल की वजह से हम क्या करते हैं, सॉइल में हमारे क्रॉप्स ग्रो होती हैं जिसको हम फीड करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेचुरली प्रेजेंट है, जिनके बेसिस पर ही हमारी लाइफ रन हो रही है। तो ऐसी चीज़ जो नेचुरली प्रेजेंट है, जिन पे ह्यूमन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बस इन्वॉल्वमेंट क्यों है, क्योंकि हम उसे डिग्रेड कर रहे हैं, हम उसे पॉल्यूट कर रहे हैं, हम उसे इतना ज़्यादा इंटेंसली यूज़ कर रहे हैं कि वो चीज़ ख़राब हो रही है। ये ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है, बट उसकी पूरी जो प्रोसेसिंग है वो नेचुरली है प्रेजेंट। जैसे कि फ्रेश वाटर, जैसे हमारे इतने ओशंस में और इन सब में ठीक है, पानी वहाँ पे फ्रेश नहीं है, बट फ्रेश वाटर लेक्स में इन सब में अवेलेबल है। जो लोग, और इनफैक्ट ग्राउंड वाटर, ये सब कैसा वाटर है, ये सब फ्रेश वाटर है और हम लोग इसे कंज्यूम भी करते हैं। बहुत सारे एरियाज़ में अभी भी लोग ग्राउंड वाटर पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। इसके अलावा मरीन एंड ओशन। मरीन में क्या होता है, देखो ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फिशेस, जो हम कंज्यूम भी करते हैं, हम उन्हें खाते भी हैं, और फिशेस भी क्या करती हैं, बहुत सारा रोल प्ले करती है हमारे इंपॉर्टेंट। और सिर्फ फिशेस ही नहीं, बहुत सारी एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और ये क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, इसमें ह्यूमन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जब तक हम उसे डिग्रेड करने की बात नहीं करते या हम उसे एक्सप्लॉइट करने की बात नहीं करते। बट वो चीज़ क्या है, आपके पास नेचुरली प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत सारी फिशेस होती हैं जो हम कंज्यूम भी करते हैं, और बहुत सारे ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो नेचुरली प्रेजेंट है। ठीक है, और फॉसिल फ्यूल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। ये फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ये सभी नेचुरली प्रेजेंट है, ह्यूमन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे कि जो प्लांट सूख जाता है और उसकी जो लीव होती है वो फॉल कर जाती है अर्थ पे या सॉइल पे कह सकते हैं, तो ओवर द टाइम पीरियड वो क्या करता है, वो नीचे 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 नीचे
ग्राउंड में अंदर जाता रहता है। अंदर जब जाता है, या कह सकते हैं उसके ऊपर से लेयर्स आ जाती हैं सॉइल की, ठीक है। जब और ऊपर वो धीरे धीरे नीचे जाएगा तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे वो क्या करता है, कोल और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन करता है। ह्यूमन की जो डेड बॉडी होती है वो क्या है, उसमें क्या कुछ भी नहीं है। ह्यूमन के मरने के बाद भी उसकी बॉडी में ये जो स्किन है, ये जो हमारे अंदर की हड्डियां हैं, इन सब में क्या है, कुछ तो है। कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम, बहुत कुछ है हमारी बॉडी में मटेरियल्स, या कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट वो चीज़ सॉइल को और ज़्यादा फर्टाइल बनाती है, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमारी सॉइल को काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल बनाते हैं। तो ये सब भी क्या है, ये सब भी क्या करते हैं, ओवर द टाइम पीरियड क्या बना रही हैं, हमारी कोल या पेट्रोलियम, कह सकते हैं फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन कर रही है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगा रहे हैं, ये बात करेक्ट है। बट ये क्या हो रही है, नेचुरली प्रोड्यूस हो रही है, इसमें ह्यूमन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है। इसके अलावा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट आप जान रहे हैं, कोई एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा एबंडेंट में ही ट्रीज होते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट। एक वाइडर एरिया जिसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रीज आपको एक ही जगह पे मिल जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट। तो ये फॉरेस्ट भी क्या है, नेचुरली प्रेजेंट है, ह्यूमन ने बैठ के नहीं बनाया है इन्हें। हाँ, हम उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम उसे काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, बट ये जो फॉरेस्ट है ये एक नेचुरल रिसोर्स है। इसके अलावा फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, देखो कोई एक पर्टिकुलर वैरायटी का ट्री या कोई एक पर्टिकुलर वैरायटी का एनिमल जब किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ही मिलता है तो हम उसे बोलते हैं फ्लोरा या फौना। फ्लोरा हो गया प्लांट्स के लिए, और फौना हो गया किसके लिए, एनिमल्स के लिए। जब कोई एक पर्टिकुलर वैरायटी का प्लांट या पर्टिकुलर वैरायटी का एनिमल किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही फाइंड होता है, किसी और एरिया में नहीं मिलता है, तो हम उसे बोलते हैं फ्लोरा एंड फौना। अब हम समझ चुके हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे काम आ सकती है वो हमारे लिए एक रिसोर्स का रोल प्ले कर रही है। अगर वो चीज़ नेचुरली प्रेजेंट है तो हम उसे बोलेंगे नेचुरल रिसोर्स। कुछ एग्जांपल्स हम समझ चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब ये नेचुरल रिसोर्स का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कि किस तरीके से ये ऑरिजिनेट हुए हैं। इसमें 3 एग्जाम्पल्स होते हैं, जिसके 3 टाइप्स हैं क्लासिफिकेशन में, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड मिक्स्ड। ऑर्गेनिक क्या होते हैं, ऑर्गेनिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो चीज़ प्रोड्यूस हुई है, जैसे कि दिस इज इनऑर्गेनिक, दिस वन इज ऑर्गेनिक। Now we are going to study the classification of natural resources. अब इस क्लासिफिकेशन में हमारे पास 3 वैरायटीज़ हैं। ये क्या है, ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है कि इसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ है। सबसे पहले आता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या होता है, इनऑर्गेनिक में हम पढ़ते हैं ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो इनऑर्गेनिक बने हैं, या हम कह सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स से प्रोड्यूस हुए हैं, जैसे कि एयर हुआ, वाटर हुआ, मिनरल्स हुआ, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इसमें लिविंग थिंग जैसा कुछ भी नहीं है। ये मिनरल्स भी नॉन लिविंग थिंग है, एयर, वाटर, ये सब क्या है, ये सब भी नॉन लिविंग थिंग है। और ये सब क्या है, नेचुरल, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। देखो, एयर भी नेचुरल रिसोर्सेज है, वाटर भी, मिनरल्स भी, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है, इसमें ह्यूमन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट ये प्रोड्यूस कैसे हुए हैं, इनऑर्गेनिक तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में हम पढ़ते हैं वो चीज़ें जिसमें हम जो ऑर्गेनिक तरीके से बने हैं, या हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ने उसको प्रोड्यूस किया है, जैसे प्लांट्स भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा एनिमल्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हमने इसको इस कैटेगरी में क्यों डाला है, क्योंकि ये ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट से प्रोड्यूस होते हैं। और इसके अलावा मिक्स्ड में हम पढ़ते हैं सॉइल के बारे में। क्यों, क्योंकि सॉइल में आपको कुछ मेटेलिक मिनरल्स भी मिल जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आपके सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको मिक्स्ड बोलते हैं, क्योंकि ये लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों से मिलके बनता है, इसलिए हम इसको मिक्स्ड बोलते हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अबंडेंस, कि कौन सी चीज़ कितनी है, कोई चीज़ ज़्यादा है, कोई चीज़ कम है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि सबके लिए सब कुछ ईजिली अवेलेबल है, नो, हमारे पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, कोई चीज़ बहुत कम है। तो इसलिए अबंडेंस के बेसिस पे अब हम नेचुरल रिसोर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम समझेंगे एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल वो रिसोर्सेज जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ये एग्जॉस्ट वर्ड हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जो एक टाइम के बाद क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं जो हमारी
हमारे कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होंगे। जैसे कि सैंड हो गया, एयर हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, ये सब आप कुछ भी कर लोगे ना, वेस्ट ख़त्म नहीं होगा, ये ख़त्म नहीं होगा। जैसे ओशन में वाटर है, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है, वो हमेशा रहेगा। हाँ, फ्रेश वाटर ख़त्म हो जाएगा, आप उसमें से पानी निकालोगे, उसको फ्रेश करोगे बाय प्रोसेसिंग, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। बट वैसे अगर पानी देखेंगे जो सॉल्टेड वाटर क्या रहेगा, वो बहुत है, वो ख़त्म नहीं होगा। बट फ्रेश वाटर आप कह सकते हो कि ख़त्म हो सकता है अगर हम उसका वाइजली यूज़ नहीं करेंगे तो इनएग्जॉस्टिबल क्या हो गया, जो चीज़ कभी भी हमारी ख़त्म नहीं होगी। और एग्जॉस्टिबल होगा क्या, जो ओवर द टाइम पीरियड दैट कैन बी एग्जॉस्टेड इफ़ नॉट यूज्ड वाइजली। अगर हम उसको वाइजली यूज़ नहीं करेंगे तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, एग्जॉस्टिबल, ख़त्म हो जाने वाली। अब एग्जॉस्टिबल को हमने दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है, दैट इज़ द रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल क्या होता है, जो हम एक टाइम के बाद रिन्यू कर सकते हैं। ऐसे रिसोर्सेज, देखो सबसे पहले हमें नेचुरल रिसोर्सेज पता है जो नेचुरली प्रेजेंट है, उसमें हमने पढ़ा एग्जॉस्टिबल, जो चीज़ खत्म हो जाएगी ओवर द टाइम पीरियड। अब उसमें भी दो कैटेगरीज हैं, ऐसी चीज़ें जो हम रिन्यू कर सकते हैं। जैसे फॉरेस्ट अगर हम चाहें, अगर हम एफर्ट्स डालें, अगर हम इनिशिएटिव लें तो हम फॉरेस्ट को क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे तो क्या होगा, फॉरेस्ट रिन्यू हो जाएगा। अगर वाइल्ड लाइफ को हम प्रोटेक्ट करेंगे, अगर हम टाइगर्स को और ये जो लायंस इन सबको नहीं मारते तो क्या ये आज रहते और अबंडेंस में रहते ना। लेकिन अगर हम इनको किल कर देंगे तो क्या होगा, फिर ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या होती है, देखो वाइल्ड लाइफ अभी भी जो भी हमारे पास वैरायटीज़ बची हुई हैं वाइल्ड लाइफ की, चाहे बर्ड्स की, इन सब की जो हमारे पास वैरायटीज़ अभी भी हैं, अगर हम इनको भी प्रोटेक्ट करेंगे तो ये भी आगे परसिस्ट कर पाएंगे। तो ये सब क्या हो गए, रीन्यूएबल हो गए। फॉरेस्ट, ये सब अगर हम चाहेंगे तो हम रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। बट नॉन रिन्यूएबल क्या होंगे, नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज होंगे जो फिर रिन्यू नहीं हो पाएंगे अगर एक बार ख़त्म हो गए तो। वंस एग्जॉस्टेड कैन नॉट बी रिन्यूड, ऐसी चीज़ें जो एक बार अगर ख़त्म हो गई तो हम उसे दोबारा नहीं ला सकते। जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, अगर एक बार ख़त्म हो गई तो उसको दोबारा लाना बहुत मुश्किल है, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि कोल और पेट्रोलियम बनने में सालों लग जाते हैं, 1000 and 1000 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। वो नीचे हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, ये सब प्रोवाइड करता है। इन सब पूरे प्रोसेस में कोल एंड पेट्रोलियम के जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसमें 1000 and 1000 ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो किसी की एक रियल लाइफ अब क्या होती है, 62, मैक्सिमम 60 to 65। आजकल की जो हमारा लाइफ स्पैन रह गया है वो 60 to 65 ईयर्स का ही रह गया है। तो अगर उसमें अगर एक बार ख़त्म हो गया तो क्या आप उसे दोबारा ला सकते हो? अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालवा के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो क्या आप उस पेट्रोल को दोबारा ला सकते हो? अगर एक बार आपने उसे एग्जॉस्ट कर दिया, एक बार टंकी पूरी भरवाई और एक बार ख़त्म कर दिया पूरा का पूरा एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो क्या आप उसे ला सकते हो दोबारा? नहीं ला सकते। इसीलिए ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे एक बार यूज़ होने से ख़त्म हो जाएंगे और दोबारा उनको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल क्या हो गए, जिनको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं कुछ एफर्ट्स, कुछ इनिशिएटिव्स लेके। तो कैसे रिसोर्सेज हो गए, जैसे कि फॉरेस्ट। अगर फॉरेस्ट मान लो हम अभी तक हमने क्या किया, फॉरेस्ट को फॉरेस्ट में डिफॉरेस्टेशन करके हमने फॉरेस्ट को ख़त्म किया। बट अगर हम अभी भी एफर्ट्स डालेंगे तो सॉइल जो हमारी जो नेचुरल रिसोर्स हमारे पास प्रेजेंट है, उसके पास इतनी ताकत है, उतनी उसकी कैपेसिटी है कि वो फिर से फॉरेस्ट को ग्रो कर सकती है। और अगर नहीं तो ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट से हम उसको और ज़्यादा फर्टाइल बना सकते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स की ग्रोथ करे और फॉरेस्ट को हम रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब सोचो कि अगर ये सारे रिसोर्सेज हमारे पास एग्जॉस्टिबल, दैट मीन्स एग्जॉस्ट हो सकते हैं। अगर ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो बताओ, फॉरेस्ट नहीं रहेगा हमारे पास फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो ट्रीज़ कहाँ से होंगे? ट्रीज से जो हमें इतने सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे कि पेंसिल इनफैक्ट आपकी वुड से बनती है। इसके अलावा कितने सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, कितने सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। इनफैक्ट जो वुडन फर्नीचर होता है हमारा इतना, वो सब भी वुड के ऊपर डिपेंड है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ द ऑक्सीजन।
इट लिबरेट्स ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर एंड टेक्स अप कार्बन डाइऑक्साइड। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। क्योंकि अगर हमारे एटमॉस्फेयर में, अगर मेरे को यहाँ पे 1 सेकेंड मतलब 10 सेकेंड को छोड़ दे, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन नहीं है, तो मुझे कितनी दिक्कत, कितनी सफोकेशन होने लगेगी, ये सोचो। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर ये बैलेंस डिसबैलेंस हो गया, अगर ये बैलेंस जो बना हुआ है एटमॉस्फेयर में प्लांट्स की वजह से, अगर ये बैलेंस मेंटेन नहीं रहा, तो हम लोगों की लाइफ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल हो जाएगी विदाउट ट्रीज़। सो अभी भी टाइम है हमें अपने, इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि ये चैप्टर मेयरली एक चैप्टर नहीं है। इस चैप्टर को हमें इस वे में पढ़ना है कि हम अपनी डेली लाइफ में कुछ चेंजेस ला सकें। हम अगर चाहें तो रोज़ एक, रोज़ भी नहीं तो वीकली या मंथली तो एटलीस्ट एक प्लांट लगा ही सकते हैं। और लोगों को एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि आप कुछ इनिशिएटिव्स उठाओ। आपके स्कूल में कुछ ऐसे ऐसा कुछ हम प्लान कर सकते हैं कि हर बर्थडे पे, क्योंकि मैं जिस स्कूल में एक बार पढ़ाती थी, उस स्कूल में मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी, जिस बच्चे का बर्थडे होता था वो आके एक प्लांट स्कूल में लगाता था। और जब भी वो, मान लो कि अब 10th 12th के बाद अगर बच्चे वो स्कूल छोड़ के भी चले जाते हैं, उसके बाद भी कभी आएंगे तो देखेंगे कि वो प्लांट अभी भी वहाँ पे उनका है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब चीज़ें एक तो कनेक्ट करती हैं और हमारे एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो ये सब कुछ इनिशिएटिव स्कूल्स को या एज एन इंडिविजुअल भी आप ले सकते हो हमारे एनवायरनमेंट के लिए। Okay, so these are the steps that must be taken by every student, every individual in the world, so that हमारे environment में जो हम लोगों ने इसको exploit किया है, हम उसे कुछ हद तक protect कर सकें। ठीक है। और सब ये सोचेंगे जैसे हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं या हम बसेस में ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ खाया, चिप्स का पैकेट ऐसे ही फेंक दिया। तो ये सब चीज़ें अगर आप किसी को रोकोगे ना, आई नो वेरी वेल कि ये सब चीज़ें हमारी डेली लाइफ में होती हैं। मैंने खुद ये चीज़ ऑब्जर्व की है अपनी लाइफ में कि अभी भी लोग एजुकेट हो रहे हैं, ठीक है, चीज़ें इम्प्रूवाइज हो रही हैं। इनफैक्ट एजुकेटेड लोग भी ऐसे करते हैं। दिस इज़ नॉट द पॉइंट। अगर एजुकेटेड होके भी आप लोग ऐसे करोगे तो फिर तो पढ़ाई का कोई फ़ायदा ही नहीं। ठीक है, एटलीस्ट हमें उनको एटलीस्ट एक बार बोलना चाहिए कि प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत करो, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट इससे पॉल्यूट हो रहा है। क्योंकि कुछ भी जो होता है वो प्लास्टिक के रैपर्स अगर हम ऐसे ही फेंक देंगे तो वो तो क्या हो रहा है, सॉइल। अब क्या होता है देखो, जब वो प्लास्टिक के रैपर्स हम सॉइल के अंदर डालते हैं, सॉइल के ऊपर ऐसे ही फेंक दिया, अब क्या हो गया, मैंने क्या बोला आपको कि धीरे 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 सॉइल के ऊपर से लेयर आएगी, हवा आएगी, सॉइल की लेयर उसके ऊपर जाती जाएगी, अब वो धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। अब जब रेन वाटर होगा, जब प्रेसिपिटेशन होगा या कह सकते हैं रेन होगी, तो वो जो प्लास्टिक है वो पानी को नीचे नहीं जाने देगा। ये क्या करेगा, देखो मान लो ये सॉइल है, अब ये प्लास्टिक मैंने इसके ऊपर डाल दिया, तो अगर रेन इसके ऊपर पड़ेगी तो ये इसको क्या करेगा, ये हिंडर प्रोवाइड करेगा, इसको हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा और रेन वाटर को नीचे नहीं जाने देगा। इसी की वजह से हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो उसका लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर ग्राउंड लेवल का ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो कम हो जाएगा तो फिर लोगों को पानी कैसे मिलेगा। बहुत लोग अभी भी, मुझे लगता है 50 to 60% लोग अभी भी ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करते हैं कम्प्लीटली। कुछ लोगों का छोड़ो, जो मोटर से पानी लेते हैं वो सब मैं इनको एक्सक्लूड कर रही हूँ। जो भी हमारा जो विलेज वाला एरिया है वो तो पूरा ही ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट है। तो इसीलिए हमें कुछ एफर्ट्स अभी से डालने पड़ेंगे। मैं आपको इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब तक जो कमिंग जनरेशन है वो अवेयर नहीं होगी तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। एटलीस्ट जो हम देख रहे हैं, जो हमारे कंट्रोल में, हम वो तो करें। ठीक है, इसके आगे हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी पढ़ेंगे जिसके अंदर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो चीज़ हम अपने सामने से देख रहे हैं अगर हम उसको भी ना कह पाएँ, नो मीन्स नो, दिस डायलॉग मस्ट बी यूज्ड हियर। तो अगर हम उसको देख रहे हैं, अगर हम नहीं कह रहे हैं तो हमें सामने वाले को भी ये चीज़ बोलनी है, एटलीस्ट उसे एक बार तो अवेयर कराना है कि ये चीज़ गलत है। ठीक है, ओवर द टाइम पीरियड वो भी समझ जाएगा कि हाँ हमें कुछ चेंजेस करने। देखो ये चीज़ मैंने इतनी जो बातें आपको बताई वो इसलिए बताए कि ये जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए अगर ये रिसोर्सेज मान लो ख़त्म हो गई, एग्जॉस्टिबल वाला जो पॉइंट था, अगर ये रिसोर्सेज हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गए तब हम क्या करेंगे, तब हमारी ये जो सारी जो लाइफस्टाइल है ये तो सब लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। क्योंकि हमारी जो गाड़ियाँ चल रही हैं, व्हीकल्स चल रही हैं, वो आज
अब आगे जो भी हो, लेकिन अभी किस पे चल रही, किस पे रन कर रही है, किसके बेसिस पे, ये कोल, पेट्रोलियम, इन सब के बेसिस पे ही हम इतना उड़ रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनको प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है। क्यों? अपने लिए भी और हमारी कमिंग जनरेशन के लिए भी। इसी को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, वॉट एवर द रिसोर्सेज वी आर हैविंग राइट नाउ, वी हैव टू कंजर्व इट, प्रिजर्व इट फॉर अस एंड फॉर आवर कमिंग जनरेशन। अगर इन रिसोर्सेज को हम अभी से इसको प्रिजर्व करके रखेंगे या उतना ही यूज़ करेंगे जितना ज़रूरी है, तो क्या होगा, एक तो वेस्ट नहीं होगा और दूसरा ये हम आगे कमिंग जनरेशन के लिए भी बचा के रख सकते हैं, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ चीज़ों को प्रिजर्व, कंजर्व करना अपने लिए भी और अपनी कमिंग जनरेशन के लिए भी। तो आप ये डेवलपमेंट, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम पढ़ते हैं 3 Rs के बारे में। 3 Rs के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें है आपका रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। आपको ये तीनों वर्ड्स ही समझ में आ रहे होंगे कि इनका क्या मीनिंग है। सबसे पहला क्या है, रिड्यूस। जो भी आप ऐसे, जैसे कि अगर मुझे अभी मान लो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर ठीक है, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं एसी ऑन करूं, तो व्हाई वुड आई स्विच ऑन द एसी, देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट। अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा कम कर लेंगे, अगर ठीक है मैं रह सकती हूँ 25 डिग्री सेल्सियस पे भी, तो मुझे ज़रूरी है हमेशा 16 डिग्री सेल्सियस पे ही रहना? नहीं। अगर मैं रह सकती हूँ और मुझे लगता है कि नहीं अभी मेरी बॉडी एडजस्ट कर जाएगी, तो ज़रूरी है उस पर रहना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एसी को बंद कर सकते हैं। अगर हम ब्रश कर रहे हैं तो एनी टाइम टैप्स को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी डॉटर ऐसा करती थी, बट मैंने उसे अभी से, शी इज़ जस्ट 3 years old, मैं अभी से उसको बोलती हूँ कि नहीं बेटा, जब आपको यूज़ नहीं करना है तो यू हैव टू क्लोज द टैप इमीडिएटली। क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं जिनको पानी नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या एफर्ट्स डालने हैं कि हम भी किसी को कुछ भी चीज़ वेस्ट करते हुए देखें, कुछ भी, चाहे वो आपके लिए बहुत छोटी हो, आपके लिए मायने नहीं रखती हो, आपके लिए उतनी वैल्यूएबल ना हो, बट हो सकता है कि वो दूसरे के लिए काफ़ी वैल्यूएबल हो। क्योंकि अभी भी हमारी कंट्री में कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी पता नहीं कितने किलोमीटर्स पैदल जाते हैं और फिर पानी लेके आते हैं सो दैट उनके बच्चे पानी पी सकें। सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर की मैं बात कर रही हूँ, एल्स तो यू लीव। तो ड्रिंकिंग वाटर भी इतना ज़्यादा रेडली लोगों को अवेलेबल नहीं है। सो यू हैव टू मेक द एफर्ट्स कि हम एटलीस्ट उसको वेस्ट ना करें, जितनी रिक्वायरमेंट हो हम उतना ही यूज़ करें, ठीक है। अगर किसी चीज़ को पैटिंग से काम चल सकता है, ज़रूरी है पूरा धोना, दैट इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट। इफ़ यू कैन मैनेज और कंजर्व द थिंग्स यू शुड, ओके। ये आपकी एक एज एन इंडिविजुअल ड्यूटी रहनी चाहिए। तो जितनी भी हमारे यूज़ है, जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। अगर हम समझ सकते हैं कि अगर मुझे दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो ज़रूरी है मेरे को स्कूटी या बाइक लेना या कार से ट्रैवल करना, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकती हूँ। जिसमें अगर सोचो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक बार में एक मेट्रो ट्रेन में कम से कम मुझे लगता है कि 150 to 200 लोग ट्रैवल करते होंगे। इतने नहीं भी करते, 100 तो मिनिमम ट्रैवल करते ही होंगे, ठीक है। तो इतने लोग अगर अपनी अपनी इंडिविजुअल गाड़ी से जाते तो कितना ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता, ये बात तो समझते हो ना, कितना, अगर सब अपनी अपनी गाड़ी से जाते तो कितना पॉल्यूशन क्रिएट होता। बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने क्या किया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने इस पॉल्यूशन को कम कर दिया। तो हम उसको रेफ़र कर सकते हैं, हम उस तरीके से चीज़ों को यूज़ करना, रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि रिक्वायरमेंट तो देखो है ही। आई वॉन्ट से कि अगर आपका कहीं अच्छी जगह एडमिशन हो रहा होगा तो यू हैव टू गो देयर एवरी डे। तो क्या कर सकते हो, आप अपने यूज़ को किसी तरीके से कुछ ऑल्टरनेट ढूंढ सकते हो। तो ऑल्टरनेट आपको कैसे ढूंढना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके, ठीक है। इफ़ पॉसिबल तो आपको अपनी चीज़ों को, रिक्वायरमेंट्स को क्या करना है, रिड्यूस करना है। डन। देन रिसाइकल। अगर कोई चीज़ आपके पास ऐसी है जिसको आप रिसाइकल कर सकते हो, जैसे कि जैम की बॉटल्स, अचार की बॉटल्स, ये सब क्या है, ये सब आप रिसाइकल कर सकते हो। और अगर रिसाइकल ना भी कर पाओ घर में, तो एटलीस्ट उनको सेफ प्लेस पे डाल सकते हो। जैसे कि अगर प्लास्टिक बैग्स की अलग से आपने देखा हुआ कि दिल्ली गवर्नमेंट ने भी, और इनफैक्ट और भी स्टेट्स में हमने देखा है कि सबके अलग अलग डस्टबिन्स बने होते हैं। प्लास्टिक का अलग, ऑर्गेनिक चीज़ों का अलग, इन सब चीज़ों का अलग अलग, जैसे जो लिक्विड चीज़ें हैं उन सब का अलग से डस्टबिन होता है। तो यू हैव टू एटलीस्ट सेग्रीगेट द थिंग्स, यू हैव टू एटलीस्ट सेग्रीगेट द वेस्ट।
अगर आपके पास कुछ ऐसी प्लास्टिक की चीज़ है जो आपको फेंकनी ही है, ठीक है, आप घर में उसको प्रोसेस नहीं कर सकते, बट आप उसे आप उसको वेस्ट वाले कैन में डाल सकते हो प्रॉपरली, जहाँ पे प्लास्टिक्स पुट अप करने हैं तो आप उन्हें प्रॉपरली उस वेस्ट में डाल सकते हो, ताकि वो प्रॉपर एक सही जगह पे जाए और वहाँ पे रिसाइकलिंग का प्रोसेस प्रॉपर हो सके। और इनके जैसे जाम की बॉटल्स होती हैं, हर बार ज़रूरी नहीं है उन्हें फेंकना, हम उसे ये यूज़ भी कर सकते हैं घर में, ठीक है। इनफैक्ट वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लगती हैं, ऐसा नहीं है, और उसमें कितनी सारी पेंटिंग्स करके भी आप घर में एज एन ऑर्नामेंटल थिंग्स उसको यूज़ कर सकते हो, घर में शो पीस में भी यूज़ होती है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें यू हैव टू मेक एफर्ट्स, यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव्स, आपको इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, आपको उस वे में सोचना पड़ेगा कि हम चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और एटलीस्ट वेस्ट को सेग्रीगेट करके फेंको। जैसे जो चीज़ रिसाइकल हो सकती है उसको अलग रखना चाहिए, जैसे प्लास्टिक है, ये आप या मेरे बस की नहीं है रिसाइकल करना, इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेसिंग की ज़रूरत है, और उसे प्रॉपर प्रोसेसिंग तक पहुँचाने के लिए यू हैव टू मेक द एफर्ट्स कि हम उसे सेग्रीगेट करके एक प्रॉपर प्लेस पे रखें, ठीक है। तो अगर हम रिसाइकल करके किसी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं तो हमें वो करना चाहिए। जैसे प्लास्टिक के वेस्ट को हम रिसाइकल कर सकते हैं, ग्लासेस के वेस्ट को हम रिसाइकल कर सकते हैं, तो हम उन्हें सेग्रीगेट करके रखना चाहिए। देन रीयूज़, अगर हम किसी चीज़ को रीयूज़ कर सकते हैं, और सबसे पहली चीज़ कि जब भी आप मार्केट में जाएं, अवॉइड करें कि आपको कोई प्लास्टिक बैग्स दे रहा है। जब तक आप लेना बंद नहीं करेंगे प्लास्टिक बैग्स, तब तक उनके पास रहेगा स्टॉक, वो स्टॉक फिर मंगा लेंगे क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि एनवायरनमेंट इससे डिग्रेड हो रहा है। आपको करना है, आपको वहाँ पे प्लास्टिक बैग्स नहीं लेने हैं, आपको यू हैव टू से नो टू देम कि नहीं हमें प्लास्टिक बैग्स नहीं चाहिए, वी वांट पेपर बैग्स, और इधर जूट वाला बैग्स होता है दैट कैन बी यूज्ड, ठीक है, जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करेगा। और पेपर बैग्स तो ठीक है, वो ईजिली आप उसे सेग्रीगेट करके आप उसे फिर से रिसाइकलिंग के प्रोसेस में दे सकते हो। इनफैक्ट जो आप पेपर कॉपीज़ यूज़ करते हो उनको भी आपको प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए। जैसे कि अगर एक दो लाइन लिखी तो ऐसा नहीं कि उस पेज को आप छोड़ दो, ठीक है, उसको आप अगर रफ पेपर भी कर रहे हो, रफ भी कर रहे हो, तो यू कैन यूज़ दैट पेपर फॉर रफ, इज़न्ट इट। तो उस तरीके से आपको अपनी रियल लाइफ में चेंजेस लेके आने हैं। देन कमिंग टू रीयूज़, रीयूज़ हो गया कि हमें चीज़ों को क्या करना है, रीयूज़ करना है। जैसे कि अगर मान लो साल के एंड में आई यूज़ टू डू दिस थिंग, व्हाट आई यूज़ टू डू इज़ कि जब भी मेरा सेशन हमारा ओवर होता था तो सेशन के बाद कितनी सारी कॉपीज़ रह जाती हैं, वी यूज़ टू डू द रफ ऑन दैट, हम उस पर रफ कर सकते हैं, और मैं नहीं आप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जब तक रीयूज़ नहीं करेंगे तो फिर नई कॉपी आप लेके आएंगे, दैट कैन बी यूज इन सम अदर थिंग्स ना, सो यू हैव टू मेक द एफर्ट्स नाउ। अब देखो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिसोर्सेज को मैनेजमेंट करने की ज़रूरत क्या है। देखो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर एक बार एग्जॉस्ट हो गए तो आप उसे क्या कर सकते हो, रीन्यू नहीं कर सकते। ऐसे भी रिसोर्सेज है ना हमारे पास। तो एक्चुअली ये जो रिसोर्सेज हैं इनको बनाने में काफ़ी ज़्यादा साल लग जाते हैं, ठीक है। अगर ये काफ़ी ज़्यादा साल लग जाएंगे तो आप इसको दोबारा नहीं ला सकते। अगर आप अपने लाइफ स्पैन में चाहोगे तो आप उसे दोबारा नहीं लेके आ सकते, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड है। सबसे बड़ी बात तो ऐसा नहीं है कि आपके पास से काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन कि वाई देयर इज़ अ नीड टू प्रिजर्व और कंजर्व दिस नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि ये लिमिटेड है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ में, और हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। सेकेंड, लिमिटेड है इसीलिए यूज़फुल है, बट लिमिटेड है तो प्रॉब्लम है। यूज़फुल तो है, बहुत सारे इसके यूजेस हैं, बट लिमिटेड है इसीलिए हमें इसे क्या करना है, रिजर्व करना है। और दूसरा क्या है कि ये दे टेक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर प्रोडक्शन। अगर मैं चाहूँगी कोल पेट्रोलियम को क्या नाम है मैं फिर से उसको रिन्यू कर लूँ तो पॉसिबल है अगर एग्जॉस्ट हो जाएंगे सारे के सारे, तो क्योंकि इसको प्रोसेस बहुत है, इसके थाउजेंड ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इसको, मुझे क्या किसी को भी 1000, और ये नेचुरल प्रोसेस है वैसे तो, कि इसको प्रोड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम है, इसलिए एक लाइफ स्पैन में तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम इसको दोबारा से ले आएंगे। तो वंस एग्जॉस्टेड कैन नॉट बी रिन्यूड। थर्ड पॉइंट क्या हो गया कि लोगों को ये चीज़ ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है,
रिसोर्सेज सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है वो सबके लिए है, किसी ऐसे उसमें डिस्पैरिटी नहीं है कि जो अपर रैंकिंग के लोग हैं सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। ऐसा कोई डिस्पैरिटी अर्थ ने नहीं की, हमारे नेचर ने नहीं की हमारे साथ, ये लोगों ने डेवलप किया। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसीलिए भी इसका होना ज़रूरी है ताकि ये चीज़ सबको इक्विटेबल मिल सके। और इन सबको अगर प्रिजर्व नहीं किया जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएंगी। इसीलिए इसमें आप काफ़ी पॉइंट्स अपने से भी बना सकते हो, खुद सोच के बना सकते हो कि अगर ये ख़त्म हो गई तो हम कैसे रहेंगे। इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट्स हमें नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जो फॉरेस्ट है वो कितने एनिमल्स का, कितने बर्ड्स का क्या है, हैबिटेट है। अगर ये हैबिटेट हम डिस्टर्ब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो लोग जैसे बेघर हो जाते हैं, अगर उनका आशियाना उनसे छीन लिया जाएगा तो फिर क्या होगा। और अगर अर्थ पे फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे, प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन और CO2 का डिसबैलेंस हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगेंगे। अगर ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए तो सारा का सारा पानी अर्थ पे आ जाएगा, पूरा का पूरा अर्थ क्या हो जाएगा, डूब जाएगा पानी।